नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। रुक करते हैं देश प्रदेश के बड़ी खबरों की ओर। अंबाला कैंट से 6 बार के विधायक और प्रदेश में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार मैं भी सीएम पद के लिए दावा ठोकूंगा। सीएम बनना या न बनना हाईकमान का काम है। अनिल विज ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने खुद को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने का दावा पेश किया है। विज ने पत्रकार वार्ता में अपनी तरफ से किए गए विकास कार्य गिनाने के बाद अंत में सीएम पद के लिए दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैं 6 बार चुनाव लड़ चुका हूं और जीत भी चुका हूं। अब 7वीं बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। मैं आज तक अपनी पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, मगर इस बार मुझे हरियाणा की जनता आकर मिल रही है। मैं हरियाणा की सारी जनता के कहने पर अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करता हूं। सीएम बनाना या बनना हाईकमान का काम है, लेकिन अगर मुझे सीएम बनाते हैं तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के करनाल जिला कार्यालय पहुंचे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस का असली चेहरा सामने आने लगा है। अभी कुछ दिन पहले ही कांग्रेस के युवराज ने अमेरिका की धरती पर आरक्षण को समाप्त करने की बात कही है। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। संविधान सभा से लेकर बाबा साहब के अपमान तक वह ऐसी बातें करते रहे। यह दलितों, पिछड़ों आदि के खिलाफ उनकी सोची समझी साजिश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2 दिन बाद इस्तीफा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव होगा, तब जनता उन्हें गद्दी से उतार देगी। आंदोलन के बाद जिन सिद्धांतों पर उनकी पार्टी बनी थी, लेकिन वह आज कहां खड़े हैं, यह सोचने की बात है। वह भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। लोगों से उनका कोई नाता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर पिछले दिनों टिप्पणी की थी। हरियाणा जींद के उचाना में किसानों की महापंचायत हुई। जींद के उचाना की अतिरिक्त अनाज मंडी में यह महापंचायत किसान आंदोलन को लेकर हुई। महापंचायत में किसानों का भाजपा और केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने का प्रयास है। महापंचायत में बड़ी संख्या में हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हुए हैं। इससे पहले ही पुलिस ने रात को दाता सिंह वाला बॉर्डर के आसपास से निकलने वाले सभी रास्ते भी बंद कर दिए थे। वहीं कैथल की तरफ से बैरिकेड्स लगाकर रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के युवा किसान नेता अभिमन्यु कुहार ने कहा कि पुलिस कितनी भी रास्ते रोक ले, लेकिन किसान महापंचायत में जरूर पहुंचेंगे। किसी भी सूरत में किसानों का जत्था नहीं रुकेगा। यदि किसानों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश की तो वहीं पर किसान धरना लगाकर बैठ जाएंगे। बलरामपुर में जिलाधिकारी पवन अग्रवाल ने बड़ी कार्रवाई की है। पवन अग्रवाल ने निरीक्षण के दौरान पंचायत सचिव धमौली रंजीत आजाद पर कार्यवाही की गाज गिर गई। निरीक्षण के दौरान काम का लेखा जोखा नहीं दिखा पाए, जिस कारण ये कार्रवाई की गई। साथ ही श्री दत्तगंज बीडीओ को भी फटकार लगी है। आज ये ब्लॉक का और पशु चिकित्सालय का भी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण अभी तक किया गया है।
निरीक्षण में यही निर्देश दिए गए हैं कि सभी जो सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित, पशु स्वास्थ्य से संबंधित और विकास से संबंधित सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के और बिना किसी लेट लतीफ़ी के सभी लोगों को मिले। और यहाँ पर भी काफ़ी जो मरीज हैं उनसे भी इंटरेक्ट किया गया है। किसी प्रकार की शिकायत सामान्यतः नहीं मिली है, फिर भी खबर यूपी के कासगंज से है, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर लगातार हुई बारिश के बाद शारदा नदी का जलस्तर काफी अधिक बढ़ गया है। वहीं उत्तराखंड के बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पीलीभीत जिले के ट्रांस शारदा इलाके में बाढ़ आ गई है। पीलीभीत से गुजरने वाली शारदा नदी का जलस्तर हर बार की तरह इस बार फिर से बढ़ गया है, जिसके चलते दर्जनों गांव के कई हजार लोग जान को जोखिम में डालकर आवागमन करने को मजबूर हैं। लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। पीलीभीत के ट्रांस शारदा क्षेत्र के अंतर्गत दर्जनों गांव पिछले 2 महीनों से बाढ़ से जूझ रहा है। अब शुक्रवार को एक बार फिर से आई बाढ़ ने जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया है। यहां आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते शुक्रवार को बनबासा बैराज से शारदा नदी में लाखों क्यूसेक पानी छोड़े जाने से पीलीभीत जनपद की प्राणदायिनी कहे जाने वाली शारदा नदी ट्रांस शारदा आफत का सबब बन गई है। शारदा क्षेत्र के बाढ़ आने से झंडो नेपाल सीमावर्ती गांव समेत दर्जनों गांव में हालात बद से बदतर हो गए हैं। अधिकांश गांवों के घरों में कई फीट पानी घूमने से घरों में रखा है। पीलीभीत की गांव तहसील पूर्णपुर के गांव चंदिया हजारा में जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। और बताया बैराज में छोड़े गए 4,19,000 पानी और 2 दिन की बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। और गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग जीवन यापन करने के लिए छतों पर मजबूर हैं। उसी के साथ हमारे पास ग्रामीण कई हैं बातचीत के लिए, और जानेंगे क्या स्थिति यहाँ की है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है प्रदीप मल्लिक। क्या स्थिति है यहाँ की? यहाँ के बाढ़ आने से गंभीर परिस्थिति है। लोग छत के ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को जो बरंडा बना हुआ है 3 फीट 5 फीट का बरंडा है। बरंडा के ऊपर 3 फीट का पानी है, जिसमें घर के अंदर जितने भी सामान थे सबके घर में छत लगा नहीं हुआ है, इसलिए सब सामान भीग गया है। यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर 6 परिवार एक छत के ऊपर रह रहा है। 13 तारीख जो पानी आया हुआ है वहाँ पर छत के ऊपर रह रहा है। रात को बारिश हुआ था, उसमें सारे सामान बिक गया, पल्ली दे के सब फट गए हैं। लोग का खाना पीना के मुश्किल हो रहा है। पिछले 7 अगस्त को योगी जी चंदिया हजारा में आए थे, जो इससे भारी बाढ़ आया हुआ था। उस समय भी बाढ़ आने से लोगों को किट के लिए आदेश हुआ था। योगी जी द्वारा 22 परिवारों को किट दिया गया था, बाकी परिवार को किट नहीं दी गई थी। उसमें खाली परमल कुछ ही परिवार को बांट दिया गया और किसी को कुछ नहीं दिया गया था। उस समय में 55 परिवार का जमीन जो कट गया था, योगी जी ने तत्काल आदेश किया था इन लोगों को जमीन का पट्टा दे दिया जाए। तब से लेकर आज तक उस जमीन का कोई पट्टा नहीं हुआ है। या बाढ़खंड जो आते हैं, ये बंधा के लिए 22 करोड़ रुपए का जो बजट हुआ है, उसमें अधिकारियों द्वारा खाना पूर्ति करके छोड़ दिया गया है। उसमें बंधा टूट गया है। और जो चैलिनेशन का 12 करोड़ रुपए का बजट हुआ था, उसमें लगभग 10% काम हुआ है। अगर वो काम हो गया होता, आज कॉलोनी में बाढ़ नहीं आता। वो भी अधिकारी द्वारा नहीं किया गया। अधिकारी कहता है कि खाली गांव से 100 मीटर दूर जब तक रहेगा तभी हम काम कर पाएंगे, उसके बगैर हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। डीएम साहब के वहाँ जब गए थे, डीएम साहब ने बताया कि तत्काल उसका काम कराया जाए। उसके बाद भी बाढ़खंड ने काम नहीं किया। इसकी वजह से हम लोग ये बाढ़ का परेशानी देखना पड़ रहा है, और अधिकारी हम लोग का कोई सूद नहीं ले रहा है, हम लोग को कोई मदद नहीं कर रहा है। आप देख रहे होंगे टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पर ग्रामीण परेशान है और बातचीत के लिए और भी हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? देवाशीष मंडल। क्या स्थिति है यहाँ की? हमारे यहाँ पे स्थिति ऐसा है कि 13 तारीख को जो बाढ़ आए थे,
4,19,000 पानी छोड़ा गया था और उसमें रोड के ऊपर हमारे कंधे बराबर पानी है, हमारे घर के अंदर कमर तक पानी है। हम लोग सब छत के ऊपर रह रहे हैं। इस छत के ऊपर 6 परिवार है और अब तक कोई शासन प्रशासन अब तक नहीं आया हुआ है। सीधे तौर पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो है माताएं बहनें जो हैं जीवन यापन करने के लिए छतों पर मजबूर है। तस्वीरें देखेंगी टीवी स्क्रीन पर, ये यहाँ पर देखिए खाने व्यवस्थाएं जो हैं और माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, बहन है हमारी, और किस तरीके से यहाँ पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। लगातार प्रशासन के अधिकारी यहाँ लापरवाही बरत रहे हैं और विभाग पूरी तरीके से मुकदर्शक बना है। हाल ही में आए सीएम योगी के दिशा निर्देश थे कि बाढ़ पीड़ितों को और राशन किट दी जाए, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मुख्य दर्शक बने हैं, कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और यहाँ के लोगों को बहुत बड़ा एक जो सरकार को भरोसा दिलाने वाला काम था कि बाढ़ पीड़ितों को लगातार जो है राशन किट मुहैया करी जाए, लेकिन यहाँ के डीएम, एसडीएम तथा तमाम यहाँ के जो अधिकारी हैं मुख्य बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, निजाम अली, एन भारत, पीलीभीत। पीलीभीत की गांव तहसील पूर्णपुर के गांव चंदिया हजारा में जहां पर बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है और बताया बैराज में छोड़े गए 4,19,000 पानी और 2 दिन की बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है और गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। लोग जीवन यापन करने के लिए छतों पर मजबूर हैं। उसी साथ खबर बिहार के मधुबनी से है, जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मिथिलांचल विकास के लिए मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी और पूरे बिहार में बिजली उपभोक्ता के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री के बारे में मैंने जो कल कहा था वह विरोधियों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मेरी सरकार बनती है तो मिथिलांचल का विकास और बिजली उपभोक्ताओं को 200 यूनिट बिजली निश्चित रूप से निःशुल्क दिया जाएगा। कार्यकर्ता दर्शन से संवाद कार्यक्रम हुआ 5 विधानसभाओं का, काफी अच्छा रहा। सभी पंचायत ब्लॉक लेवल के सभी वर्कर जो है जिला के वो सब लोग पहुंचे और आज भी जो है झंझारपुर और जो 5 विधानसभा क्षेत्र है वहाँ के वर्करों के साथ जो है बैठक हुई और कल हमने कहा था कि मिथिलांचल के विकास के लिए, यहाँ की गरीबी पिछड़ापन के लिए सासाराम में इन दिनों अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। लगातार नगर में जाम की समस्या को देखते हुए सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा किए फुटपाथी दुकानदारों को हटाया जा रहा है। लगातार जेसीबी और बुलडोजर द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन फिर भी स्थिति जस की तस देखने को मिल रही है। चूंकि जिले में नए डीएम और एएसपी आए हैं और ऐसे में उन लोगों के सामने अतिक्रमण और सड़क जाम की बड़ी समस्या बन गया है, जिसको देखते हुए सासाराम नगर निगम द्वारा यह विशेष अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ऐसे में जो मान्यता प्राप्त स्ट्रीट वेंडर हैं उन लोगों को दिक्कत आ रही है। रजद के स्थानीय विधायक राजेश गुप्ता वेंडरों के पक्ष में उतर गए हैं और इन लोगों का कहना है कि प्रशासन इन्हें उजाड़ने से पहले बसाने की सोचे। देखिए, नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत जो मेन जीटी रोड जाती है वहाँ पे हमारे बहुत सारे जो ठेले वाले हैं वो सड़क पे ही लगा देते हैं अपना ठेला, जिसके कारण न केवल आवागमन बाधित होता है बल्कि आम जनों को भी इससे काफ़ी परेशानी होती है। कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस भी फंसी रहती है या कोई वरीय पदाधिकारी अगर आते हैं तो वो भी जाम की समस्या से जूझते हैं। इसके लिए नगर निगम के द्वारा लगातार इन्फोर्समेंट हटाने के लिए कार्रवाई की जाती है। इसी के आलोक में एक शिकायत प्राप्त और समस्या तत्काल समस्या ये है कि स्टेशन रोड के बगल में पीएचडी के ऑफिस के पास बहुत वर्षों से कुछ वेंडर लोग दुकान लगाया करते थे। देखिए अभी मेरे साथ लोग खड़े हैं, तो 2-3 दिन से काफ़ी परेशान है। इनका दुकान वहाँ से उखाड़ के फेंक दिया गया।
फेंक ही नहीं दिया गया, मतलब बेरहमी के साथ उसमें का सामान वामान सब तोड़ ताड़ के मतलब कि बहुत डिस्टर्ब किया गया। ऐसे भी सरकार कहती है अगर किसी का ज़मीन नहीं है, अगर कोई गरीब है तो उसको 3 डिसमिल ज़मीन दिया जाए। रेलवे भी खबर रोहतास जिला से है, जहां राजपुर थाना क्षेत्र के बरना गांव में बरना पंचायत के उप मुखिया रवि रंजन कुमार पर गांव के ही कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। हमले में उप मुखिया रवि रंजन घायल हो गए। उन्होंने राजपुर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। स्कूल पर जा रहा था सब, यहाँ बीच रास्ते में हम पे हमला किया। उसमें हरेंद्र, सबिंदर, दिनेश, धनपत, दशरथ फरछा से मारा, मैंने गिर पड़ा और ऊपर से लाठी और फरछा से हम पे हमला किया, जिसमें जाकर के थाना प्रभारी को मैंने FIR किया और इसमें टाका 10-11 लगभग पड़ गया। नाम रवि रंजन कुमार, ग्राम पंचायत बरना उप मुखिया। मधुबनी जिला के जयनगर थाना परिसर में SDPO विप्लव कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली है कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जयनगर थाना क्षेत्र के इस्लामपुर में अपराधी योजना बना रहे हैं। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए, जिसके बाद योजना बना रहे मोहम्मद आरिफ और अरविंद कुमार को पुलिस ने एक पिस्टल, एक देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। दिनांक 14/9 को संध्या में जयनगर थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिलती है कि कुछ दुर्दांत अपराधी जो है हथियार से लैस होकर लूट की घटना को इस्लामपुर में एकत्रित होकर अंजाम देने वाले हैं। इस घटना के सत्यापन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय को जानकारी दी गई और उनके दिशा निर्देशन में एक टीम गठित किया गया और त्वरित कार्रवाई करते हुए इस्लामपुर में छापा मारने के क्रम में 2 दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें मोहम्मद आरिफ पेशर मोहम्मद फारूक इस्लामपुर का रहने वाला है, अरविंद कुमार पेशर देवनारायण यादव जो छपराड़ी का रहने वाला है। खबर सहरसा जिले से है, जहां जन वितरण प्रणाली के दबंग डीलर ने लाभुक महिला और उसके बेटे की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, जिससे मां और बेटे दोनों जख्मी हो गए। आनन फानन में परिजन दोनों जख्मियों को सदर अस्पताल लेकर गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। सर देखिए, डीलर के पास गए राशन लेने के लिए, राशन लेने की जो है ना उसी करने गए तो उधर से पूछा कि सर हम लोग का राशन क्यों इधर हेरा फेरी कर रहे हैं। हेरा फेरी करते हुए उधर से डांग लेकर के आया और 2 डांग देने लगा। मेरा भतीजा को, मेरा भाभी को भी बहुत मारा है। 2 को भर्ती है, 2 जन घरे पे है। उसका अपना भी चोट लगा, उसका बहुत इंसाफ, सही इंसाफ करे। खबर सासाराम से है, जहां जिला प्रशासन के द्वारा शांति समिति की बैठक की गई। वहीं इस बैठक में अध्यक्षता जिलाधिकारी उदिता सिंह ने की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी उदिता सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि यह जिला काफी संवेदनशील है। आज से कुछ साल पहले यहां सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन पिछले कुछ सालों से शहर में पर्व त्योहार पर तनाव की जो स्थिति दिख रही है, उसे दूर करना बेहद जरूरी है। खबर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम लड़की एलिना खान को एक हिंदू लड़के से प्यार हो गया। एलिना खान का भाई और परिवार वाले इस विवाह का विरोध कर रहे थे। एलिना का आरोप है कि उसका सगा भाई गलत जगह छूने और गलत काम करने का प्रयास करता है। एलिना ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। मैं एलिना खान शौर्य वर्मा से प्यार करती हूँ। मैं पूरे हिंदू धर्म में आना चाहती हूँ, हिंदू धर्म को मानती हूँ। मैं अपने घर वालों से रिश्ता तोड़ रही हूँ। आज मेरे भाई ने छाती पे हाथ मारा है, कल को कुछ भी कर सकता है। मुझे यहाँ नहीं रहना।
मैं पूरे रीति रिवाज से आना चाहती हूँ और मैं कभी भी अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। यूपी के मुरादाबाद में ईद उल मिलादुद्दीन नबी के अंतर्गत जामा मस्जिद चौराहे से जामिया मदरसे तक जुलूस निकाला गया, जिसका जिला अधिकारी अनुज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, एसडीएम ज्योति सिंह समेत एसपी रणविजय सिंह ने निरीक्षण किया। बिहार के पूर्वी चंपारण में राजकीय मध्य विद्यालय गोडी गांव जो पठन पाठन और व्यवस्था को लेकर एक अपनी पहचान बना चुका है। इस विद्यालय की स्थापना सन 1985 में हुई थी, लेकिन दुर्भाग्यवश नदी की कटाव से पूरा विद्यालय का भवन सिकरहना नदी की गोद में समा गया। वहीं इसको लेकर प्रधानाध्यापक दशरथ राय ने बताया कि हमारे विद्यालय में बच्चों को मिलने वाली सारी सुविधाएं प्राप्त है, लेकिन 4 दीवारी और विद्यालय भवन का छज्जा जर्जर स्थिति में है। विभाग द्वारा जल्द इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चों के साथ कभी भी घटना घट सकती है। जीत कुमार 8 क्लास, 4 दीवारों की कमी है और स्मार्ट बोर्ड में नहीं चल रहा है। अच्छा, और ठीक है, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। जो भवन का छाजा है उससे डर लगता है कि झरझर हो गया बारिश के होने के कारण, तो हम लोग जाते हैं तो डर लगता है कि कहीं अचानक नहीं गिर जाए। मेरा नाम दशरथ राय, UMS गोड़ीगांवा संपूर्ण माली है। कि विद्यालय के बारे में तो हम लोग जो है सो और सब व्यवस्था खाने पीने या मध्याह्न भोजन या पढ़ाई लिखाई के मामले में तो अच्छा है, लेकिन हमारे विद्यालय में कमी ये है कि यहाँ पर 4 दीवारी जो है बाउंड्री वाल नहीं है, जिसके कारण इसमें बच्चे जो है सो इधर उधर भागते हैं और बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा होता है। 4 दीवारी नहीं रहने से बच्चे इधर से उधर भाग जाते हैं, इधर उधर छुप जाते हैं और यहाँ जो है सो अलग से लोगों का आना जाना लगा रहता है। इससे हम लोगों को बहुत कठिनाई है। इसलिए सारांश से है, जहां सदर अस्पताल परिसर में स्थित GNM कॉलेज में विधिक जागरूकता और विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज की छात्राओं को खासकर एसिड अटैक के संबंध में कानूनी सलाह दी गई। इस विधिक जागरूकता शिविर में कानून के विभिन्न पक्षों की जानकारी दी गई और लोक अदालत के महत्व को भी समझाया गया। देश प्रदेश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत।